तो कल हमारी बात हुई थी दो मोशन के बारे में। मैं कहा था ये तुम्हारे सिलेबस का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं, ये बेसिकली ये तुम्हें पढ़ना होता है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड में मतलब रिटार्डेड भी होता है, ए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन हम लोगों को पढ़ना है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हम ये स्टडी करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। एक चीज तो क्लियर होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड से कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है। हाँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं। एक्सेलरेटेड ए पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव का कांस्टेंट है, नेगेटिव का कांस्टेंट। तो इसके लिए हम सबसे पहले ना डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। मैथमेटिकल में करना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, किस मोशन के लिए करना चाहता हूँ मैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और ध्यान रखना इसमें ए कांस्टेंट ले रहा हूँ, ए कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ए कांस्टेंट होता है। इस मोशन के लिए मेरे को मैथमेटिकल सोल्व करना है, मैथमेटिकली। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करना चाहते हैं तो बताता होंगी v इक्वल्स टू प्लस एटी, इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेसिकली तीन इक्वेशन हम पढ़ते हैं, v इक्वल्स टू प्लस एटी, s is ut plus half at square and v square minus u square plus v square minus u square is equal to 2as। तो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इसका वीटी रिलेशन बोला जाता है, वीटी इक्वेशन या वीटी रिलेशन। देखो वीटी इक्वेशन में वेलोसिटी टाइम इक्वेशन तुम्हें लिखनी है। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन लिखने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों में रिलेशन क्या है, वी और टी में क्या रिलेशन है। अब तो शायद हम लोग इतना कर चुके हैं, आइडिया है कि वी और टी में किस तरह से आपस में रेट होते हैं। और शायद ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी एंड टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी एंड टी बन गया ये, वी और टी में रिलेशन है ये। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी टी रिलेशन ये होता है, डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू ए। और जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, तो ए की वैल्यू कांस्टेंट एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कांस्टेंट है। तो डीवी कितना होगा, डीवी इज ए डी टी। dv is a change in velocity in a small interval of time, dt is that small interval of, है ना। तो ये dv by dt ऐसे लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो dv का इंटीग्रेशन कर देंगे और इधर adt का इंटीग्रेशन कर देंगे। मोशन जब तुम ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो ना, जहां से, अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ, लिमिट मतलब मैं थ्रू आउट जितना भी सिलेबस हमारा 11th 12th का, मैं विदाउट लिमिट कभी इंटीग्रेशन सोल्व नहीं करता कभी भी, क्योंकि लिमिट ना लगाने में बच्चे कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। लिमिट ना हो तो फिर अगर उसमें एक दो स्टेप और ऐड करने पड़ते हैं, है ना। तो ऐसा तुम्हें कभी करना ही नहीं कि लिमिट नहीं लगानी, तो हमेशा लिमिट लगानी, हमेशा। कोई एक आध केस ऐसा आ सकता है कि ना हो, पर मैक्सिमम 99% टाइम मैं लिमिट लगाता हूँ। एडीटी, तो जब मोशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ इधर तो टाइम वेरिएबल, इधर वेलोसिटी वेरिएबल, है ना। टाइम वेरिएबल मतलब ये बताता है कि टाइम वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है। टाइम की लिमिट, टाइम जब मोशन स्टार्ट हुआ उस टाइम का टाइम हम जीरो लेते हैं। जब मोशन स्टार्ट हुआ उस टाइम का टाइम हम जीरो लेते हैं। और जब जीरो टाइम था उस टाइम वेलोसिटी कितनी थी, वो यहाँ वेलोसिटी लिखी जाती है। उस टाइम की वेलोसिटी मान लेते हैं यू, टाइम जीरो पर वेलोसिटी यू। हो सकता है पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ हो, वो उसने चलना स्टार्ट किया हो, रेस्ट से जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, और यू तो यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो अपने आप आ जाएगा। यू 5 से स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 5 से 5 आ जाएगा, जो भी कुछ होगा। इसी टाइम टी पर वेलोसिटी क्या हुई, टाइम टी जीरो टाइम पर यू वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ था। टाइम टी पर जीरो से टी तक टाइम की लिमिट लगेगी, जीरो के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी थी, जीरो टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी, टी टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी हमें नहीं पता, हमने मान लिया अभी टी टाइम पर वेलोसिटी भी है। तो उसका डीवी का इंटीग्रेशन, डीवी का इंटीग्रेशन बताएगा कोई कितना होगा, डीवी का इंटीग्रेशन, डीवी का इंटीग्रेशन कितना है, डीवी का इंटीग्रेशन, v minus u। डीवी का इंटीग्रेशन वी, ऐसे बोलते हैं वी। अपर लिमिट लगाते हैं बाद, इंटीग्रेशन ही है। अब लिमिट पुट करेंगे, डीवी का इंटीग्रेशन वी किया, लोअर लिमिट इज यू, अपर लिमिट इज वी,
ए क्या करें, ए तो कांस्टेंट है ना, ए तो कांस्टेंट है इस मोशन के लिए। कभी कभी ऐसे भी होगा कि ए कांस्टेंट नहीं है, ऐसा भी होगा। इस मोशन के लिए जो मोशन हम स्टडी कर रहे हैं ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसके लिए तो ये ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ऐसे कैसा रहेगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी, डीवी का इंटीग्रेशन वी, और डी टी का इंटीग्रेशन टी, 0 टू टी। अपर लिमिट पुट की, यहाँ वी की जगह अपर लिमिट ले आए वी, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी यू इज इक्वल टू ए। अपर लिमिट पुट की टी, माइनस लोअर लिमिट पुट की 0, तो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए क्या है तुम्हें पता है, टाइम टी टाइम ए एक्सेलरेशन, टी टाइम यू क्या है, यू क्या है, Initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी। और कोई बताएगा कुछ इसके बारे में, यू? देखो यू को इनिशियल वेलोसिटी ठीक है बोलते हैं, पर इस तरह से तुम्हें मतलब बहुत कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको ना ऐसे दिमाग में रखो, दिस वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, और जो 0 टाइम पर जो वेलोसिटी होती है ना, उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी याद मत रखो उसको, दिस इज अ वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, टाइम की करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी हुई है, उस वेलोसिटी का नाम होता है इनिशियल वेलोसिटी। जैसे वी क्या है, वी इज नॉट द फाइनल, इस वी को फाइनल मत बोलना। दिस वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी एट टाइम टी, ऐसे याद रखो, दिस वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, velocity at t equals to 0, this is the velocity at time t equals to t। इनको फिर लिख देते हैं, इनको इनिशियल वेलोसिटी है होती है, जो जीरो टाइम पर जो वेलोसिटी है उसका नाम इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टी की जो वेलोसिटी है सपोज वो फाइनल वेलोसिटी हो गई, तो ऐसे बोल देते हैं इनिशियल फाइनल। पर ये ज्यादा मतलब रिलेवेंस नहीं है इनका हमारे पास, जो हमें जो करना है उसमें टाइम को अगर हम लोग टी की टर्म्स में अगर इनको समझेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल है क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करने में। तो इसी में बता देते हैं सेकंड रिलेशन। सेकंड क्या है, सेकंड को बोलते हैं एस टी, डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन कैलकुलेट अगर तुम चाहते हो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन तुम बनाओ, तुम्हें पता होना चाहिए ना पहले कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन क्या है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन क्या है, बताओगे मुझे, मैं कैसे स्टार्ट करूं? स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप तो तुम दो, फर्स्ट स्टेप ऐसे ही स्टार्ट किया जाता है ना कि वीटी इक्वेशन चाहिए, तो पहले वीटी में रिलेशन लिखोगे, तो उस वीटी रिलेशन से क्या है, हम थोड़ा मैथमेटिकल मैनिपुलेटिंग करते हुए नीचे पहुंच जाते हैं और वीटी इक्वेशन बन गई। ऐसे ही एस टी इक्वेशन में चाहता हूँ, एस टी इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन चाहता हूँ मैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन बनाने के लिए पहले हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन पता होना चाहिए कि ये रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम। रिलेशन बताएगा मुझे कोई, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम क्या यूज करूँ? ds by dt is equal to instantaneous velocity. ds by dt is v, Yes. this is a velocity at any time t, a particular point of time t, so instantaneous velocity बोल सकते हैं। this v is same, this v is same velocity at time t, ये भी instantaneous velocity बोल सकते हो तुम। किसी पर्टिकुलर पॉइंट टाइम की, पॉइंट ऑफ टाइम की वेलोसिटी है, टी टाइम की वेलोसिटी, इट मींस दिस इज एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये भी वही है, ये भी वही है, v ds by dt is v। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो ds कितना होगा, ds is v dt, तो v itself is a function of t, और v तो कांस्टेंट थोड़ी ना है, ये कांस्टेंट थोड़ी ना है, ये तो वेरिएबल है। ये तो देखो v तो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, t की चेंज करोगे v चेंज हो जाएगा। हाँ u के बारे में ध्यान रखना, u कांस्टेंट रहता है। एक बार तुम घर से चले और सपोज तुम अपने घर से जयपुर जा रहे हैं तुम लोगों को, तो तुम घर से स्टार्ट हुए विद इनिशियल जो तुम्हारी टाइम जीरो पर जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी वो थी 10 मीटर पर सेकंड। अब तुम चाहे पूरे रास्ते कहीं चले जाओ, गाड़ी को कितनी तेज कर लो कितनी धीरे कर लो, रुक जाओ, और पर इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो तो 10 ही थी ना, वो कभी चेंज नहीं होती। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। जिस वेलोसिटी पर तुम चल पड़े, अब पास्ट में कैसे जाओगे? हाँ, एक नया मोशन तुम स्टार्ट करो, एक नई ऑब्जर्वेशन तुम स्टार्ट करो आफ्टर टाइम, आफ्टर सम टाइम, तो उस ऑब्जर्वेशन के लिए फिर वो बात अलग हो जाएगी। और फॉर द एक गिवन, अगर मान लो हम एक गिवन ऑब्जर्वेशन हमारी मोशन के बारे में कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो, तो उस मोशन के लिए तो वो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा फिक्स रहती है, जिससे वो चला था
और रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो हुआ था, अब क्या हो सकता है, जीरो से चला था वो तो, है ना। तो ये कांस्टेंट पैरामीटर डील करता है, बट वी इज नॉट कांस्टेंट। ए भी हमारा कांस्टेंट तुम्हें पता है, ये ए भी कांस्टेंट है ना, ए तो मैंने ऊपर लिख भी दिया, ए कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। ds by dt is v, तो ds is v dt, तो v itself is a function of t, तो ये खुद कांस्टेंट तो नहीं है, तो उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ds is v is u plus at into dt, ds is u dt plus at dt। ये dt 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 और ds, मतलब dt मतलब यहाँ टाइम वेरिएबल है, यहाँ टाइम वेरिएबल है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, तो यहाँ टाइम की लिमिट लगेगी, यहाँ टाइम की लिमिट लगेगी, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लगेगी, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ds इंटीग्रेशन u dt plus at dt, टाइम की लिमिट। अब मोशन जब स्टार्ट हुआ तो उसको हम लोग जीरो मान लेते हैं, जीरो, टाइम जीरो से स्टार्ट करते हैं, यहाँ भी जीरो लिमिट आएगी, तो जीरो के करस्पॉन्डिंग कुछ डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है और नहीं भी होता है। हो सकता है जैसे कई बार ऐसा होता है कि टाइम जीरो तुमने अपना मोशन स्टार्ट किया ओरिजिन से, तो टाइम जीरो पर तुम्हारी पोजीशन जीरो थी, और कई बार क्या होता है तुम पहले आगे आके खड़े हो जाते हो, x इक्वल टू 5 पर खड़े हो गया, तो वहां से मोशन तुमने स्टार्ट किया, वहां से तुम मोशन स्टार्ट करते हो, तो टाइम जीरो पर तुम्हारी पोजीशन जीरो नहीं, टाइम जीरो पर कुछ वेलोसिटी पोजीशन हो भी सकती है, S1 भी हो सकती है, एस जीरो ले लेते हैं, चलो बाद में इसको समझा देंगे। ओरिजिन से स्टार्ट होता है पार्टिकल, तो टाइम जीरो पर पोजीशन जीरो, और किसी टाइम टी पर उसकी कुछ ना कुछ तो पोजीशन होगी, मान लेते हैं दैट पोजीशन इज एस, एस पोजीशन, दैट पोजीशन इज एस। तो ds का इंटीग्रेशन एस होगा, फ्रॉम जीरो टू एस। u तो कांस्टेंट है ना, u कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, u ऐसे कैसे रहेगा, dt का इंटीग्रेशन t फ्रॉम जीरो टू t, प्लस a कांस्टेंट है, वो ऐसे कैसे रहेगा, t dt, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, t dt का इंटीग्रेशन, t dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t square by 2, t square by 2 and from 0 to t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s माइनस 0 u t माइनस 0 प्लस a2 बाहर निकाल लेते हैं, a by 2 हो गया। अपर लिमिट टी स्क्वायर में जब टी पुट करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर में जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो स्क्वायर, जहां जहां टी है वहां वहां जीरो पुट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते जाओ, तो एस माइनस जीरो इज एस, यू टी माइनस जीरो इज यू टी प्लस a by 2 हाफ a टी स्क्वायर, इसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब पैरामीटर्स तुम्हें पता ही है, u एंड a कांस्टेंट्स हैं, टाइम तुम्हारा t टाइम है तुम्हारा, ये टाइम है, और ये तो कांस्टेंट कभी हो ही नहीं सकता, s डिस्प्लेसमेंट है, मोशन तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स हो ही नहीं सकता, मोशन ही नहीं होगा अदरवाइज, ये था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ h स्क्वायर। इसे एक और इक्वेशन लिखते हैं, vs इक्वेशन बनानी होती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन बताओगे पहले मुझे, तभी तो इक्वेशन बना पाएंगे। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में कोई रिलेशन नहीं है, v dv by dx equal to a, हाँ जी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो dv by dx हमें चाहिए एक्चुअली, जब vt से dv by dt था, तो st जब इक्वल था ds by dt से लिखा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के लिए मतलब dv by dx चाहिए, वो dv by dx, और dv by dx तो किसी के इक्वल नहीं है, हाँ हमें पता है कि v dv by dx किसी के इक्वल होता है,
v dv by dx is equal to a, ये होता है इक्वल। और होता क्या है, a is dv by dt, यहाँ से लिखते हैं हम लोग, इसको dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड भी कर दिया, तो ये क्या होगा, ये वेलोसिटी होगी। तो ये v dv और ये dx यहाँ से आता है। चलो इसको इधर ले जाओ, v dv is equal to a dx, v dv is equal to a dx, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब तो यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल है और यहाँ पर पोजीशन वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, v dv a dx। देखो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं होगी ना, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है कि है, वेलोसिटी कांस्टेंट मान सकता हूँ, कोई बताएगा मुझे, वेलोसिटी v कांस्टेंट है वेरिएबल है, वेलोसिटी v इज कांस्टेंट और वेरिएबल, variable, वेरिएबल क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है ना, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो हम वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी, ये वेरिएबल वेलोसिटी है। तो v dv इज a dx, कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग में वेलोसिटी जो होती है टाइम जीरो पर, जहाँ से मोशन स्टार्ट होता है टाइम जीरो, और पोजीशन जीरो भी हो सकती है, उस वेलोसिटी को बोला जाता है u, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। वो उस टाइम पोजीशन कुछ ना कुछ तो होगी पार्टिकल, जीरो भी हो सकती है, हो सकता है ओरिजिन से स्टार्ट हो, नहीं हो सकता वो पहले आगे आके खड़ा हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी तो मैं जीरो ही ले रहा हूँ, इक्वेशन बनाने के लिए तो जीरो ही लेता हूँ, तो जीरो, और उस चलता जाएगा पार्टिकल, तो कुछ मोशन कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि मोशन का मतलब तो यही होता है, एस हो गई उसकी, स्टार्टिंग में जीरो पर था, फिर वो एस डिस्प्लेसमेंट पर पहुंच गया, उस टाइम वेलोसिटी भी कुछ चेंज हो गई होगी, तो वी, तो वी डीवी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू फ्रॉम यू टू वी, ए तो कांस्टेंट है, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स फ्रॉम जीरो टू एस, टू बाहर ले लिया हम लोगों ने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज ए एस माइनस जीरो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू एस, वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये भी एक इक्वेशन है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। पता है तुम लोगों को, ए और यू कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ बातें और करते हैं, v इस वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस at में मैं बात करूं, तो v को याद रखो, v इज द वेलोसिटी एट टाइम t, ऐसे नहीं कि फाइनल वेलोसिटी है, ऐसे नहीं, दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या है यहाँ पर, s क्या है यहाँ पर, s डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, displacement, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, आगे बताओगे कुछ, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन एट टाइम t, टाइम t की पोजीशन है इस टाइम, मैं कभी ऐसे लिख दूं s2, ut की वैल्यू मैंने एट t गोज टू एट t गोज टू 2, तो जहां भी t है मैं वहां पुट कर देता हूँ, प्लस हाफ a 2 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर, तो ये ऐसा है ना, दिस s, इसको बोलते हैं s2, उसको बोला s2, s2 बोलते हैं इसको, s2 मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन 2 सेकेंड। वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या दे रखी है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, कई बार तो पोजीशन दे देंगे, अगर ओरिजिन दिया तो पोजीशन बोल देते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट की हुआ है तो इफ दिस पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, तो उसको पोजीशन बोलने लग जाते हैं, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन।
S2 तुम्हारा है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन 2 सेकंड, है ना, 2 सेकंड्स। S3 तुम क्या बोलोगे? S3 इज डिस्प्लेसमेंट covered by particle in 3 seconds. A displacement covered by particle 2 seconds in 3 seconds, इस तरह से बोलते हैं, है ना। एक बार इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं। सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ पार्टिकल, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, टाइम 0 पर स्टार्ट हुआ, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है और ये 4 सेकंड। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये S1 है, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, तो उसने ट्रैवल किया है 1 सेकंड। यहाँ से यहाँ 2 सेकंड में पहुंच गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये S2 है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये S3 है, S3। जैसे डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, पार्टिकल 0 टाइम पे यहाँ था, 1 सेकंड में यहाँ है, तो 1 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, 2 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है S2 इसको बोलते हैं, S2, S2। और ये जो है इसको बोलेंगे S4, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। S2 S3 S4 का मतलब मीनिंग, यूजुअल मीनिंग मैंने तुम्हें बता दिया। मैंने S2 का मतलब क्या है, S3 का मतलब क्या है। क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलता है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, बताओगे मुझे? इस डायग्राम में देख रहा हो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकंड, S3 S3, थर्ड 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 S3 सेकंड, minus S3 minus S2. S3 माइनस S2। और कोई कुछ बताएगा? व्हाट इज S थर्ड? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन थर्ड सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन थर्ड सेकंड, यही है, सही है। ये फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड सेकंड है, ये 1 सेकंड है, फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड सेकंड है, ये थर्ड सेकंड है, ये फोर्थ सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक ये फोर्थ सेकंड है, ये फोर्थ सेकंड, ये थर्ड सेकंड है, इसको बोलते हैं ये सेकंड सेकंड, और ये फर्स्ट सेकंड। सेकंड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना, ये पूछा गया ना, थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। थर्ड सेकंड मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, तो डिस्प्लेसमेंट थर्ड एस थर्ड, S3 अलग होता है, S थर्ड अलग है। S थर्ड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन थर्ड सेकंड। S फोर्थ क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन Displacement फोर्थ। covered by in 4 seconds. तो S थर्ड अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा S4 माइनस S3। S फोर्थ अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा S5 माइनस S4, है ना। S nth जनरल फॉर्मूला लिखते हैं ना, S nth, a displacement covered by the particle in nth second is as the Sn S third, S third मतलब S second मतलब S2, S third मतलब S3 minus S2, S3 minus S2, S4 मतलब S3 S4, S4 minus S3, Snth मतलब Sn minus Sn minus 1। ये क्या है? Sn क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट इन
n सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में t की वैल्यू n पुट कर देंगे। एस एन माइनस वन कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस वन सेकेंड, तो एस nth डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड इज इक्वल टू एस एन कितना, एस एन की इक्वेशन, एस की इक्वेशन तुम्हें पता है ना, एस टी की इक्वेशन क्या होती है, एस टी की इक्वेशन तो ये है हमारी, इसमें टी की वैल्यू एन पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड्स, तो टी की वैल्यू एन पुट की तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन, यू एन की वैल्यू माइनस वन, सॉरी टी की वैल्यू एन माइनस वन पुट कर दें प्लस हाफ ए एन माइनस वन एस एन इज यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यू एन माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन एस एन इज यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू से टू कैंसिल, माइनस ए एन एस एन यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, वहां नेगेटिव, सारी सारी टर्म्स के नेगेटिव साइन को रिवर्स कर दो, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ बाहर माइनस इसलिए, तो माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए एन, तो यू एन से यू एन कैंसिल, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल, चार टर्म कैंसिल हो जाती है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ये चारों कैंसिल हो गए, बचा क्या, यू एस एन इज इक्वल टू यू, यहाँ पर है ए माइनस ए और यहाँ पर प्लस ए एन, तो प्लस ए एन माइनस ए बाई टू, डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड यू प्लस, यहाँ से ए बाई टू कॉमन लेते हैं, हाफ ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया टू एन माइनस वन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं है, यू प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड, अब तुम्हें थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, थर्ड का, तो एन के लिए थ्री पुट कर दो, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड इज यू प्लस हाफ ए टू इंटू थ्री माइनस वन, यू प्लस फाइव ए बाई टू, यू प्लस फाइव ए बाई टू, ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है, एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ उसके इनके ऊपर बेस्ड, अभी तुम्हें इसके बाद तुम्हें ग्राफ पढ़ाया जाता है, ग्राफ से पहले कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता देता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, उसके बाद तुम्हें ना ग्राफ पढ़ाया जाता है, ग्राफ को करने से पहले मैं चाहता हूँ तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 50-60 क्वेश्चन एटलीस्ट, आज मैं तुम्हें एक चेक पॉइंट भेजूंगा और कुछ क्वेश्चंस और भी, मतलब सिर्फ चेक पॉइंट नहीं करना, आगे भी करना है, तो तुम्हें ग्रेविटी, चलो ग्रेविटी देख लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी ना, उसमें हम लोग, जैसे मैंने सारी इक्वेशन आज कैलकुलेट की, इक्वेशन सारी डिराइव की है, सारी इक्वेशन मैंने कैलकुलेट की यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, रिटार्डेड मोशन के लिए भी यही इक्वेशन है, बस ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और यूनिफॉर्म रिटार्डेड सेम होती है, ए की वैल्यू पॉजिटिव, ए की वैल्यू नेगेटिव पुट कर देना अगर मोशन रिटार्डेड हो, अल्टीमेटली इक्वेशन यही रहती है, तो दूसरा पार्ट हम देख सकते हैं वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन,
जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है वो नेक्स्ट क्लास में कुछ एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, 5-6 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा, और ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि अगर कभी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया, उसकी कोई फिक्स इक्वेशन नहीं बन सकती। जैसे इनकी फिक्स इक्वेशन है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की 3 इक्वेशन बनती है, फोर्थ हम लोग डिराइव कर लेते हैं अपने आप से। ये 4 इक्वेशन बनती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड में। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे कोई इक्वेशन फिक्स नहीं होती कि कोई भी कैसी भी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, उतनी ही तरह की इक्वेशन हो सकती है। और अगर बात करें सिचुएशन कैसे क्रिएट कर सकते हो मोशन के अंदर, तो तुम तो इनफाइनाइट पॉसिबल केसेस हैं, तो इनफाइनाइट पॉसिबल इक्वेशंस भी हैं, हम सबको तो याद नहीं रखेंगे। तो हम लोग फंडामेंटली सीखेंगे एक्चुअली में, कभी अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन आ गई, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमें डील करना पड़ गया, तो हम कैसे डील करेंगे, तो उसको हम लोग प्रैक्टिस से देखेंगे। कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना, हो सकता है पूरी क्लास उसी के ऊपर निकाल, 4-5 अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे बड़े बड़े, ताकि तुम्हें ठीक से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब मैं एक बार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बता देता हूँ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो एक्सेलरेशन हमेशा होता है, एक्सेलरेशन आता है हमेशा फोर्स की वजह से, फोर्स की वजह से। तो अर्थ जो है ना, अर्थ हम लोगों ने पढ़ा तो हो गई, अर्थ है, ये सेंटर है। किसी पार्टिकल को ना अर्थ अपने साइड खींचती है किसी फोर्स से, एफ से। अर्थ हर पार्टिकल को अपने साइड फोर्स से, तो किसी फोर्स से खींचती है। उस फोर्स का नाम होता है वेट, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं। तो मतलब मेरा मतलब ये है कि फोर्स, वेट एक फोर्स होता है, वेट एक फोर्स है। तो अर्थ हर पार्टिकल को पुल करती है, हर पार्टिकल, चाहे कोई भी है, अगर इसके आसपास कोई पार्टिकल है ना, तो हर पार्टिकल को पुल करती है। तो पार्टिकल जो पुल कर रहा है, मतलब पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, और पार्टिकल के ऊपर जब फोर्स लगता है ना, तो पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन होता है, पार्टिकल के को एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन। So due to the gravitational pull of Earth, a particle accelerates, and that acceleration produced by the pull of Earth is known as acceleration due to gravity. ये बात फिक्स है कि अर्थ हमेशा पार्टिकल को अपने साइड पुल करती है, अर्थ हमेशा पार्टिकल को अपने साइड पुल करती है। A इज इक्वल टू F/m। इसका मतलब ये हुआ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स किधर लग रहा है, अर्थ तो अपने साइड फोर्स लगाती है, मतलब किस तरफ लग रहे हैं, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और ये फोर्स कितना लगता है पता है, फोर्स कितना लगता है, दिस फोर्स ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ जो है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एफ इज इक्वल टू mg। ये जो अर्थ जो फोर्स लगाती है ना, mg के इक्वल लगाती है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा फिर हमारा, एक्सेलरेशन कितना आएगा, F/m हो गया, mg/m हो गया, m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन इज g। एक्सेलरेशन इज g किस तरफ, फिक्स है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन की वैल्यू g की इक्वल होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूनिट क्या होगी जी की, सेम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी बताओगे मुझे कितनी होती है, वैल्यू ऑफ जी सर 9.8। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में बताओगे, सीजीएस में और ये भी कभी कभी तो मिल सकता है, फुट पाउंड सिस्टम भी हम लोगों ने पढ़ा था,
32 फीट पर सेकंड, कोई क्वेश्चन तुम्हें फीट में मिल सकता है, तो वहां पर जी की वैल्यू है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्थ हर पार्टिकल को अपने साइड पुल करती है, उस पुल की वजह से, उस फोर्स की वजह से पार्टिकल में एक्सेलरेशन आता है, उस एक्सेलरेशन को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी डायरेक्शन हमेशा हमेशा फिक्स है, डायरेक्शन हमेशा फिक्स है, जी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ काम करता है। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ऊपर लगता है, पर क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है तो उसको वेक्टर इतना मीनिंगफुल रहता नहीं है, तो वेक्टर कई बार यूज नहीं भी करता हूँ, यूजुअली नहीं करता, हम लिख देते हैं ऐसे ही, क्योंकि हमेशा फिक्स डायरेक्शन है। और पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन जो है वो तुम ट्राई करके देख लेना, एक चेक पॉइंट में तुम्हें सेंड करता हूँ, वो चेक पॉइंट और सारे जो डेरिवेशन मैंने करवाए ना, आज से तुम इसको इनको सबको लिख के देखना, जितने भी डेरिवेशन हमने किए हैं ये सारे डेरिवेशन लिख करके देखना तुम लोग। हर चीज क्लियर होनी चाहिए, हर छोटी छोटी बात मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से ही ना क्वेश्चन सोल्व होते हैं। फॉर्मूला सबको पता होता है, फॉर्मूला तो 9th क्लास के बच्चों को जाकर पूछो ना, उसको भी पता है, ऐसे इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और उसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन के लिए तुम्हें बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत बेसिक बेसिक बातें पता होनी, और बेसिक बातें सीखने के लिए मैं बोलने की कोशिश करता हूँ कि एक एक बात मैं बता दूं, और उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लिख लिख करके देखनी सारी चीज, अपनी नोटबुक कंप्लीट रखो, लिख करके देखो। अब फिजिक्स जितना साथ साथ रोज का काम रोज करोगे तो ये सही रहेगी, अदरवाइज फिजिक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है मेडिकल के बच्चों के लिए। इसको हम छोड़ नहीं सकते, आज करेंगे कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना, तो ठीक से पढ़ना है ना। आज की क्लास में यहीं पर ओवर करना चाहता हूँ, मंडे करते हैं, एक चेक पॉइंट मैं तुम्हें सेंड करूंगा 3.3, और पॉसिबल 3.4 देखते हैं है या नहीं है, क्या है उसमें, वो ट्राई कर लेना, इनको लिख करके देख लेना, कल संडे है। बाकी और कहीं से तुम ट्राई करना चाहो तो वो कर सकते हो। कुछ बच्चे जो फिजिक्स में इंटरेस्ट जिसको ज्यादा आता है या जिसको फिजिक्स अच्छी लगती है, वो HC वर्मा ट्राई कर सकता है, HC वर्मा। सब नहीं, जिसको इंटरेस्ट ज्यादा आता है, थोड़ी टफ है, देखो बुक टफ है, मेडिकल के हिसाब से बहुत टफ पड़ती है, पर फिर भी किसी बच्चे को मतलब कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है फिजिक्स में तो HC वर्मा ट्राई कर लो, पहले ही मैंने कहा था। एनसीईआरटी करते रहना, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो करते रहना। अब मैं बाकी भेजते ही रहूंगा, है ना। एनसीईआरटी तो मेरे पास होगी, और ना भी हो ना तो एनसीईआरटी की पीडीएफ तो मिल जाती है आराम से। एनसीईआरटी की पीडीएफ तुम लोगे तो मिल जाएगा, डाल देना चैप्टर का नाम, मोशन स्ट्रेट लाइन या ट्रांसलेटरी मोशन, जो भी कुछ नाम है, उसका तो शायद ऐप भी होता है, तो वहाँ सब एनसीईआरटी इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो उसको ट्राई कर लेना, ठीक है। तो सेशन लीव करते हैं, मंडे डिस्कस करेंगे।